रसोई में आग लग गई है, कोई बचाओ। मेरी बहू रसोई में है, कोई तो बचाओ। संदीप सुधा का इकलौता बेटा है। संदीप एक रोज़ सुधा से कहता है, माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अकल तो ठिकाने पर है ना? अरे कैसी बात कर रहा है तू? ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। बगल वाले अग्रवाल जी के बेटे ने प्रेम विवाह किया था। हाल देख रहे हो ना, आज बहू घर छोड़कर चली गई है। मेरे घर में इन सब का नाम भी मत लेना। अरे ज़रूरी थोड़ी ना है माँ कि सबकी कहानी एक जैसी हो। वैसे तो अरेंज मैरिज भी कितनों की नहीं चलती। अरे दिमाग मत खा। इस घर में मेरी ही पसंद की लड़की आएगी। किसी दूसरे जात की लड़की मेरे घर में पैर भी नहीं रख सकती। ठीक है, तो मेरा भी फैसला सुन लो। आएगी तो वही आएगी इस घर में। संदीप और सुधा दोनों अपने अपने जिद में अड़े रहते हैं। दिन बीतते जाते हैं। संदीप की उम्र भी शादी के लिए ज़्यादा हो जाती है और एक दिन संदीप प्रीति से कोर्ट मैरिज करके उसे सुधा के सामने लाकर खड़ा कर देता है। माँ, यह है तुम्हारी बहू और मेरी पत्नी प्रीति। ये तेरी पत्नी होगी, लेकिन इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। जिस तरह से लाए हो उसी तरह से इसे वापस भेज दो। तभी प्रीति कहती है, मम्मी जी, ज़्यादा होशियारी अगर की ना आपने तो पूरे घर के साथ जेल की चक्की पीसती नजर आएंगी। फिर दिखाइएगा ये अकड़ जेल में। सुधा डर जाती है और मन में सोचती है, अगर इस आवारा लड़की ने केस कर दिया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। स्नेहा की शादी कैसे होगी? मुझे इस लड़की को अपने घर में आने ही देना पड़ेगा। सुधा प्रीति को आशीर्वाद देती है और प्रीति बहू के रूप में सुधा के घर आ जाती है। अगले दिन प्रीति खाना बनाती है और सब बहुत ही शौक से उसका बनाया खाना खाते हैं। बहू, खाना तो बहुत टेस्टी बना है। होटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब संदीप को। हाँ पापा, भले ही भाभी अपनी जात की नहीं है, लेकिन उन्हें अपने तौर तरीके सब पता है। वैसे खाना ना बहुत अच्छा बना है। एक दिन मैं भी अपनी कुछ सहेलियों को घर बुलवाऊंगी। उन्हें भी भैया की शादी की पार्टी चाहिए। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, जब बोलोगी मैं खाना तैयार कर दूँगी। सुधा प्रीति को मुंह दिखाए के साथ साथ पहली रसोई का नेक भी देती है। दिन बीतने लगते हैं। सुधा और प्रीति में सब अच्छा चलता है। सुधा कहीं भी प्रीति के बिना नहीं जाती और प्रीति भी सुधा से पूछे बिना कुछ नहीं करती। एक रोज़ संदीप सुरेश से कहता है, पापा, एक वक्त ऐसा था कि दोनों सास बहू एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करती थी, और आज एक वक्त यह है कि दोनों एक दूसरे के बिना कहीं जाती ही नहीं। एक दिन स्नेहा को देखने लड़के वाले आते हैं। प्रीति पूरे घर को अच्छे से सजाती है, खाना पीना सब बनाती है। लड़के वालों के आते ही प्रीति चाय नाश्ता सब लगा देती है और सबकी आव भगत बहुत अच्छे से करती है। प्रीति की खातिरदारी से लड़के वाले बहुत खुश होते हैं और स्नेहा को बिना देखे ही रिश्ता पक्का कर देते हैं। बहन जी, ये रिश्ता पक्का समझिए। अरे लड़की को तो देख लीजिए। जिस घर की बहू ऐसी है तो बेटी भी अच्छी ही होगी। अगर प्रीति आपके घर की बहू नहीं होती ना, तो मैं इसकी शादी अपने बेटे से ही करवा देती। ये सब स्नेहा सुन लेती है और तैयार हुई स्नेहा अपने कमरे में ही रह जाती है। विपुल और स्नेहा का रिश्ता तय हो जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद सब थक जाते हैं। तब प्रीति कहती है, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ, 2 मिनट में ही सब फ्रेश फील करने लगेंगे। मेरे लिए कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है भाभी, ये ड्रामा कहीं और दिखाना। गुस्से में स्नेहा अपने कमरे में चली जाती है। प्रीति रसोई में चाय बना रही थी, तभी अचानक उसके पल्लू में आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, आग आग। प्रीति की आवाज़ सुनकर सब रसोई में भागते हैं। संदीप प्रीति के आंचल को फाड़ देता है और डर से प्रीति बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद प्रीति को जब होश आता है तब वो कहती है, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे पल्लू में आग लगाई। जब तक मैं समझ पाती आग भड़क गई थी। ये सब स्नेहा ने अपना गुस्सा निकालने के लिए किया होगा। बहू तू आराम कर, तेरे हाथ जल गए हैं, मैं सब काम देख लूँगी। इधर संदीप स्नेहा पर बहुत चिल्लाता है और कहता है, तुमने प्रीति को मारने की कोशिश की? अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं तुझे नहीं छोड़ता। माँ, इसकी शादी जल्द से जल्द करके इसे इस घर से निकालो, वरना पता नहीं ये क्या करवा के मानेगी। लेकिन मैं भला क्यों ही भाभी को जलाने की कोशिश करूंगी? मैंने कुछ नहीं किया माँ।
पर स्नेहा की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। कुछ दिनों में प्रीति ठीक हो जाती है और स्नेहा की शादी धूमधाम से हो जाती है। अब इस घर में सब सही होगा। अगले दिन सब अपने कमरे में होते हैं, तब रसोई में फिर से आग लग जाती है। रसोई में आग लगी देखकर सुधा चिल्लाने लगती है। आग आग, रसोई में आग लग गई है, कोई बचाओ, मेरी बहू रसोई में है, कोई तो बचाओ। देखते ही देखते आग की लपटें इतनी बढ़ जाती है कि किसी का भी रसोई में घुस पाना नामुमकिन हो जाता है। सुधा की आवाज़ से अगल बगल के लोग भी वहाँ आ जाते हैं और सभी बाल्टी भर के पानी मारने लगते हैं। अब क्या होगा, मेरी एक ही बहू थी जो आग के हवाले चली गई। संदीप अपने होश खो बैठता है और रोते हुए रसोई में घुसने लगता है। प्रीति, प्रीति, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दिमाग तो ठिकाना है ना इसका। अरे इतनी आग में तुम भी जल जाओगे। अच्छा हुआ घर में सिलेंडर नहीं था, नहीं तो तुम सबके तो चिथड़े उड़ जाते। दमकल आता है और आग बुझ जाती है। प्रीति की जली हुई साड़ी को हाथ में लेकर सुधा रोते हुए कहती है, बहू तू हमें छोड़कर क्यों चली गई? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी बहू कहीं बाहर हो। यहाँ कोई जली हुई बॉडी तो दिख नहीं रही। तभी गुस्से में सुधा उठकर आदमी को एक तमाचा लगाते हुए कहती है, मेरी बहू रसोई में ही थी और जल के मर गई। मैंने अपनी आंखों से उसे रसोई में देखा था। ये औरत पागल हो गई है। ये पता करो कि आग कैसे लगी। मोहल्ले के सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इतने में ही प्रीति वहाँ आकर खड़ी हो जाती है और तालियां बजाने लगती है। प्रीति को देखकर सुधा के तो होश ही उड़ जाते हैं। तुम तो रसोई में थी ना, तुम कैसे बच सकती हो? मम्मी जी, आपने बखूबी साजिश की मुझे मारने की, लेकिन मैं बच गई। ये क्या कह रही हो तुम? माँ तो तुम्हें कितना मानती है। माँ ने कुछ नहीं किया, तुम बच गई, यही बात है। इसके पहले भी मम्मी ने ही मुझे मारने की कोशिश की थी, स्नेहा ने नहीं। सुधा प्रीति का गला दबाने लगती है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। मेरे घर को तुमने बर्बाद किया है, मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया है। संदीप सुधा को प्रीति से दूर करता है। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने सोचा था इसके मरते ही सब सही हो जाएगा। इतने दिनों से मैं इसे तुम्हारे कारण झेल रही थी। मैंने देखा कि प्रीति रसोई में सफाई कर रही है, तभी मैंने दहलीज पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इतने दिनों से एक्टिंग कर करके थक गई थी मैं। प्रीति मर भी जाती और मेरी एक्टिंग के कारण किसी को मुझ पर शक भी नहीं होता। शक तो मुझे आप पर उसी वक्त हो गया था जब मैं पहली बार जली थी, और तब से मैं आप पर नज़र रख रही हूँ। आपने जैसे ही आज मुझे रसोई में देखा और मुस्कुराई, मैं समझ गई थी कि कुछ करने वाली हैं आप। मैं तुरंत ही वहाँ पर अपनी एक साड़ी रखकर निकल गई। माँ, तुम इतना गिर जाओगी, मैंने सोचा नहीं था। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। आपको आपकी ये सोसाइटी और जात मुबारक हो। संदीप और प्रीति सुधा के घर को छोड़कर निकल जाते हैं और सुधा रोती बिलखती रह जाती है। राधेपुर गांव की कहानी है ये, जहाँ के वासी बड़े ही भोले भाले थे। सुनिए, मैं चावल लेने साहूकार जी के घर जा रही हूँ, आप मुन्ने का ख्याल रखना। राधा दुकान जाती है। ज़रा 2 किलो चावल तो दे दीजिए। हाँ बहन, अभी तौले देता हूँ। ये लो, पूरे 2 किलो, 50 रुपए दे दो। अरे, कल तक तो 15 रुपए किलो था, आज अचानक से 10 रुपए ज़्यादा। मैं तो 30 रुपए ही लेकर आई हूँ। अरे, चावल की क्वालिटी कितनी अच्छी है, खा कर देखना फिर बताना। और पैसों का क्या है, भाई के घर से चावल बहन के घर जा रहे हैं, पैसे तो आ ही जाएंगे। राधा को कुछ समझ में नहीं आता। वो चुपचाप चावल लेकर घर आ जाती है। पता नहीं, साहूकार की किराने के रेट तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे क्या हो गया, महंगाई तो बढ़ेगी ही ना। चलो जल्दी से खाना बना दो, काम पर जाना है। अब तो साहूकार की दुकान में लोगों का आना जाना ऐसे ही लगा रहता था। दोपहर को निर्मला बहन, अब तो दोपहर का वक्त है, तुम तो जानती हो दुकान 2 घंटे के लिए बंद रहेगी। अब दूध के लिए अब तो शाम को ही आना पड़ेगा। लेकिन साहूकार साहब, मेरे बेटे की तो तबीयत खराब हो रही है, उसे भूख भी लग रही है, दूध देना ज़रूरी है।
अरे लेकिन दूध तो अभी नहीं मिल पाएगा, शाम को ही आना बहन। ये बोलकर साहूकार दुकान का शटर गिरा देता है। अरे निर्मला, चलो मुन्ने को लेकर मेरे घर में थोड़ा दूध पड़ा है, मैं उससे चाय बना देती हूँ। वो पिला देना, मुन्ना ठीक हो जाएगा। दोनों रास्ते में बातें करती जाती है। अरे पता नहीं 2 घंटे के लिए दुकान क्यों बंद कर देता है लाला। और क्या, पूरे गांव में इकलौती दुकान है, लेकिन फ़ायदा तो वो इस बात का उठाता ही है, क्या बताएं अब। वही साहूकार दुकान बंद करके अंदर। लाल मिर्च में ये ईंट पीस कर डाल दूं, ये रहा कंकड़, इसे चावल में मिला दूं, ये क्रिस्टल के पीस जाएंगे चीनी में। तभी वहां साहूकार की बीवी पानी लेकर आती है। ये लो जी, इसे दूध में मिला दो, शाम को जब दुकान खोलेंगे तो बहुत भीड़ हो जाती है। 4 किलो दूध को इस पानी से 8 किलो कर दो आप तो। दोनों मियाँ बीवी का यही हाल होता है, लेकिन बेचारे गांव वालों के पास न कोई चारा था, ना ही कोई अकल कि वो उन लोगों की चालाकी को समझ पाते। लेकिन कहते हैं ना, आटे में नमक तो चलता है, लेकिन जब नमक में आटा मिलने लगे तो मुश्किल हो जाती है। एक रोज, अरे मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, रात से पेट खराब है इसका। अरे तो पास वाली निर्मला के घर जाकर देख लो ना, उसे अच्छी जानकारी है बच्चों को कैसे ठीक किया जाता है। राधा निर्मला के घर जाती है। अरे आओ राधा, देखो मेरा बेटा आया है शहर से पढ़ाई पूरी करके। वैसे कैसे आना हुआ? मेरे बच्चे की रात से तबीयत खराब हो रही है, उसका पेट खराब हो गया है। अरे अभी वो विभा चाची भी आई थी और वो भी यही बता रही थी कि उनके बेटे की भी रात से तबीयत खराब है। आप लोग ऐसी क्या चीज़ है जो एक जैसी खिला पिला रहे हैं अपने बच्चों को? इतने छोटे बच्चे कहाँ कुछ खाते हैं भैया, वो तो बस दूध पिया था। समझ आ रहा है कि आप लोग जहाँ से दूध लाते हैं वहाँ से लाना कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि समस्या दूध में ही है। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, यहाँ तो किराने और डेयरी की सिर्फ एक ही दुकान है, लाला की। वहाँ से नहीं लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे? अब बात समझ आ रही है। माँ तो खाना लगा, लाला की दुकान में शाम को जाऊँगा। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि भैया ठीक बोल रहे हैं। वैसे भी आपको शाम को ही जाना होगा, वो क्या है ना कि दोपहर को 2 घंटे के लिए रोज़ दुकान बंद रहती है। लड़का शाम को लाला की दुकान में जाता है। अरे शर्ट पैंट वाले लड़के, कौन है तू? जी मैं करण हूँ, निर्मला का बेटा। अरे हाँ, तुम तो शहर गए थे ना पढ़ने, आ गए क्या वापस? हाँ कल ही आया हूँ, वो काम की तलाश में था, सोचा ट्यूशन खोल लूँ। गांव में अगर आपका कोई बच्चा है पढ़ने लायक तो ज़रूर से बताइएगा। और है ना हमारा बेटा 5वीं में है, अंग्रेजी मीडियम। अब हम दोनों तो दुकान में व्यस्त रहते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता पढ़ाने का। टाइम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अंग्रेजी पढ़ाना आता है। अरे 4 क्लास पास हो, तुम तो बचपन से दुकानदारी कर रहे हो। अरे बेटा, तुम कल से आ जाना दोपहर को, वो उस वक्त ना हम दोनों थोड़ा व्यस्त होते हैं, तो तुम उसको अच्छे से पढ़ा भी लोगे और हम लोगों को उसकी चिंता भी नहीं होगी। क्यों जी, ठीक कहा ना मैंने? अब हाँ क्यों नहीं। वैसे ये लाल मिर्च बड़ी लाल दिख रही है। अरे भाई असली सोना है, चमकेगा तो है ही। अच्छा ज़रा मैं भी तो असली सोने को छू कर देख लूँ। अरे बेटा छोड़ो ना, ये छूने की नहीं खाने की चीज़ है। तुम तो ना कल से आने की तैयारी करो। लड़का वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि क्यों गांव के डॉक्टर के पास रोज़ इतनी लंबी लाइन लगी रहती है। अगले रोज़ दोपहर को, अरे भैया ये क्या है आपके हाथ में? बेटा ये फ़ोन है और इसमें कैमरा लगा है, इसको ऑन करो और जो मर्जी रिकॉर्ड करो। आज ना मैं तुमको एक टास्क देता हूँ, ये कैमरा पूरे 1 दिन तुम्हारे पास रहेगा। तुम इससे अपने मम्मी पापा की सारी बातें और काम को रिकॉर्ड करना, जिससे हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे कि कैसे हमारे मम्मी पापा हमारे लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ओके। अरे हाँ, लेकिन ध्यान रखना उन लोगों को ये पता ना चले, वरना सरप्राइज नहीं रहेगा ना। बच्चा मान जाता है और 1 दिन बाद,
सर ये लीजिए आपका मोबाइल, अब मैं अपने मम्मी पापा को अपने प्रोजेक्ट से खुश कर दूंगा। करण कैमरा वाला फ़ोन लेकर घर आ जाता है और मोबाइल देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो अब गांव के सभी घर में जाता है और उन लोगों को शाम को पंचायत में आने के लिए कहता है। साथ ही गांव के डॉक्टर और साहूकार भी वहां आते हैं। शाम को एक बड़े पर्दे पर, अरे डॉक्टर साहब, हमारा मिलावटी राशन खाकर गांव के लोग बीमार हो रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं, तो कमीशन तो हमारी भी बनती है ना। और मैंने ही दूध में नाले का गंदा पानी डाला था जिससे बच्चे भी बीमार पड़े। गांव वाले ये देखकर गुस्से से साहूकार की ओर बढ़ते हैं, लेकिन करण, अरे रुकिए रुकिए, फिल्म अभी खत्म नहीं हुई, आगे तो देखिए। आगे कैमरे में सारा रिकॉर्ड हो रहा होता है कि कैसे वो लोग अच्छे खासे राशन में कंकड़, पत्थर और दूसरे सामान का मेल करते थे। ओह हे भगवान, ये सब कैसे रिकॉर्ड हो गया? अरे तुम कब हम लोगों के घर आए? मैं नहीं आया, लेकिन कहते हैं ना कि एक दिन पाप का घड़ा भर ही जाता है, तो आप लोगों के पाप का घड़ा भी भर गया है समझो। गांव वालों को समझ आ जाता है कि कैसे साहूकार और डॉक्टर मिलकर उन लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे। सरोज जी ने सारे जतन कर लिए, पर फिर भी उनकी तीनों बहुओं में एक रसोई के पीछे लड़ाई होना बंद ही नहीं हुआ। बहुओं की वजह से घर में कई कई तरह के खाने बनते थे, जिसकी वजह से घर का बजट बिगड़ने लगा। दुखी होकर सरोज जी ने एक फैसला किया और अपनी तीनों बहुओं को बुलाया। आप नहीं जानना चाहोगे कि आखिर सरोज जी ने फैसला क्या लिया था? आइए देखते हैं। विनीता बहू, रेनो बहू, कोमल बहू, यहाँ आओ तीनों। सास की आवाज सुनकर तीनों बहुएं उसके पास जाती है। आपने बुलाया माँ जी? हाँ, मुझे तुम तीनों से बात करनी है। तुम तीनों हमेशा रसोई को लेकर लड़ती रहती हो, इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। अब क्या फैसला लिया है माँ जी? आज के बाद रसोई में तुम तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा। रसोई का काम कोई नहीं करेगा। आज से रसोई का सारा काम मैं करूंगी और खाना भी मैं ही बनाऊंगी। माँ जी, ये अब क्या बोल रही हो? माँ जी, सबसे ज्यादा काम तो रसोई में ही होता है, आप थक जाओगी। और माँ जी, हम तीनों सारा दिन करेंगे क्या? तुम तीनों आपस में लड़ना, और कोई काम तो आता नहीं तुम्हें, हैं? लेकिन माँ जी आप... चुप रहो रेनू, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जो मुझे कहना था वो मैं कह चुकी, अब आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब सरोज सारा किचन का काम खुद ही संभालने लगी। हालांकि उसे रसोई का काम करने में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी तीनों बहुओं के लिए नाश्ता, लंच और डिनर बनाती। एक दिन सभी खाना खा रहे थे कि तभी कोमल अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं क्या कह रही थी? हाँ बोलो, क्या कह रही थी? माँ जी, अब पहले की तरह कर दो ना कि एक ही समय पर हम तीनों में से कोई एक ही बहू किचन में जाए और खाना बनाए। हाँ माँ जी, इससे आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा और हमें किचन में जाने का मौका भी मिल जाएगा। नहीं, तुम तीनों में से किसी को भी रसोई में जाने की इजाजत नहीं दे सकती, इसलिए चुपचाप से खाना खाओ और मेरा दिमाग मत खाओ। अपने कमरे में चली जाओ खाकर। तीनों बहुएं खाना खाकर कमरे में चली जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बहुओं को सास के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो आपस में बातें करने लगती है। माँ जी से हर तरह से बात करके देख ली, वो तो रसोई छोड़ने को तैयार ही नहीं है। और ये सब आप दोनों की वजह से हुआ है। एक तो आप दोनों माँ जी की बात नहीं मानती हो, ऊपर से आपस में लड़ती रहती हो। अच्छा कोमल, हम आपस में लड़ते हैं? तुम्हारे होठ पर तो गोंद लगी है ना, तुम तो किसी से कुछ बोलती नहीं हो। मैं आप दोनों से तो कम ही बोलती हूँ। अगर आप दोनों भी मेरी तरह ही होठों पर गोंद लगा लेती तो ये सब नहीं होता। होठों पर तो नहीं, पर हाथों पर जरूर गोंद लगा दी है माँ जी ने। कोई काम ही नहीं करने दे रही है। अरे तुम दोनों ऐसे ही लड़ती रहोगी या कुछ सोचोगी भी? अगर और एक दिन मैंने माँ जी के हाथ का पका हुआ खाना खा लिया ना, तो मैं तो मर जाऊंगी। तीनों बहू ये सोच रही थी कि अचानक सरोज आ जाती है और कहती है, अरे तुम तीनों में लड़ाई के अलावा भी कोई बात होती है? वाह वाह वाह, क्या बातें चल रही है, बताओ जरा। माँ जी, हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, क्या बात कर रहे थे मेरे बारे में? जरूर मेरी चुगली कर रही होगी।
माँ जी आप रसोई का सारा काम करती हो, हमें अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बहुत काम हमें भी करने दिया करो। बहू तुम तीनों बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रही हो? मुझे तुम्हारे हाथ में रसोई देकर अपना घर बर्बाद नहीं करना है। माँ जी अगर आपको लगता है कि हम लोग आपस में लड़ेंगे या ज़्यादा खाना बनाएंगे तो जब तक हम किचन में रहे आप हमारे साथ ही रहना बस। तुम्हारे साथ रसोई में खड़ी रहूं, इससे अच्छा तो मैं ही काम ना कर लूं। सरोज की तीनों बहुएं बहुत कोशिश करती है कि वो अपनी सास को मना ले, लेकिन उनकी सास उनकी एक बात नहीं सुनती। सरोज वहाँ से चली जाती है और रात का खाना बनाती है। तभी उनके घर एक पड़ोसन आती है। सरोज तुम रसोई में क्या कर रही हो? 3 बहुओं के होते हुए भी तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है। अरे क्या बताऊं बहन, मेरी बहुएं काम कम करती हैं और लड़ती ज्यादा है, इसलिए मैंने ही उन्हें किचन में आने से मना कर दिया। अच्छा तभी तुम्हारे घर से लड़ाई की आवाज नहीं आती। पहले तो तुम्हारे घर से दिन में 3 बार लड़ाई की आवाजें आती थी, लेकिन आजकल तो शांति रहती है। हाँ, इसीलिए तो घर का सारा काम मैंने अपने हाथ में ले लिया। वैसे कुछ भी कहो सरोज, तुम हो बहुत हिम्मत वाली। इस उम्र में सारे घर का काम करती हो, 3 बहुओं के लिए खाना बनाती हो। इसी तरह सरोज कई दिन तक खाना बनाती रही। अब बहुओं को ये विश्वास हो गया था कि उनकी सास अब उन पर भरोसा नहीं करने वाली। अब सासू माँ जानबूझकर कभी नमक ज्यादा कर देती तो कभी मिर्च, कभी खाना जला देती तो कभी कच्चा छोड़ देती। पहले तो तीनों बहुएं चुपचाप खाना खा लेती थी, लेकिन बाद में बहुएं सास के खाने में कमियां निकालने लगी। माँ जी आप खाना बनाना भूल गई हैं क्या? आज के खाने में नमक कितना है? ये ले नमक की शीशी और चुपचाप खा ले। माँ जी इतने दिनों से चुपचाप आपके हाथ का बेस्वाद खाना खा तो रहे हम, और आगे भी ऐसा ही खाना पड़ेगा। नहीं माँ जी हम नहीं खा सकते आपके हाथ का खाना। आप कभी नमक तेज कर देती हो तो कभी मिर्च, कभी खाना जला देती हो। अरे हद करती हो तुम तीनों। आज तक किसी ने भी मेरे हाथ के बनाए खाने में कमी नहीं निकाली। अरे 3 बेटों की माँ हूं मैं, मेरे बेटे बहुत शौक से खाते हैं मेरे हाथ का खाना। पता नहीं तुम्हें क्यों पसंद नहीं आ रहा। नहीं माँ जी हम तो नहीं खा सकते। हमें अपने हाथों से बना खाना ही खाना है। माँ जी उस दिन पड़ोसन घर आई थी, आपने उन्हें सारी बात बता दी। अब वो सारे मोहल्ले में हम तीनों की बुराइयां करती घूम रही हैं। वो पड़ोसन भी तो यही बता रही थी कि सारे मोहल्ले में दिन में 3 बार आपके घर से लड़ाई की आवाजें आती है और हर बार लड़ाई का कारण होता है रसोई। माँ जी हम ना आगे से कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन आपके हाथ का कच्चा पक्का खाना हम नहीं खा सकते। हमें माफ कर दो माँ जी, हम नहीं लड़ेंगे। तीनों ने अपनी सास से बहुत माफी मांगी और आखिरकार सास ने उन्हें माफ करते हुए कहा, ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो इस बार तीनों को माफ कर देती हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तुम तीनों ने रसोई में खाना बनाने के लिए झगड़ा किया तो तुम्हें रसोई में कभी नहीं घुसने दूंगी। सरोज ने अपनी बहुओं को रसोई में जाकर काम करने की इजाजत दे दी और वो काम करने लगी। तीनों बहुएं अब आपस में मिल बांटकर काम करती है। तीनों बहुएं एक समय में भी रसोई में होती तो भी रसोई के अंदर से बिल्कुल भी आवाज नहीं आती। लगता है मेरा कच्चा पक्का खाना बनाने का मेरी तीनों बहुओं पर बहुत गहरा असर हुआ है। पहले तो रसोई के अंदर से हर समय लड़ने की आवाज आती थी, अब तो चम्मच गिरने की भी आवाज नहीं आती। इस तरह से कई दिन बीत गए और एक सुबह सरोज को रसोई से बहुओं के लड़ने की आवाज आ ही गई। आज लौकी की सब्जी बनेगी। नहीं आज कटलेट बनेगा। नहीं आज बैंगन बनेगा। तभी सरोज रसोई में आकर बोलती है, आज कुछ नहीं बनेगा, आज वो बनेगा जो मैं बताऊंगी। नहीं माँ हम बना लेंगे। हाँ माँ आप परेशान मत हो, हम बना लेंगे। जी माँ आप आराम कीजिए ना, जाइए ना। अपनी बहुओं की हालत देखकर सरोज को हंसी तो बहुत आई, लेकिन बहुओं के सामने वो हंस नहीं पा रही थी। उसके बाद तीनों बहुएं अपने अपने काम में लग गई, लेकिन चुपचाप।